हाय बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज पार्ट 2 में आपका वेलकम है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आज जो अलजेब्रा का कंसेप्ट है आपका उससे रिलेटेड होंगे। ये यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली यूनिट 2 और 3 के कंसेप्ट में आज करवा रही हूँ, जिसमें रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन होगा। ठीक है। और कई क्वेश्चन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस होंगे, तो जैसे स्लोप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आज हम करेंगे। तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन क्वेश्चंस को बार बार करिएगा ताकि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सके इसका। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए कल भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं, जैसे कंपोनेंट और डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस। मैं इस तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सेम टॉपिक से, यानी जिसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज है, वो करवा रही हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन को, जब अलग अलग तरह के क्वेश्चन को कर लोगे कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करके, तो आप लोग को पता चल पाएगा कि कहाँ पे किस कंसेप्ट को किस तरीके से करना है। राइट। तो इसमें देखिए कैसे करना हमें। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है x जो है विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2a माइनस 1। ठीक है। डिवाइड बाय आपको दिया हुआ है यहाँ पे अंडर रूट 2a प्लस 1 और माइनस अंडर रूट 2a माइनस 1। ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसी को हमें सॉल्व करना है और हमें इस चीज को प्रूव करना है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लिखा दिया, 1 लगा दिया। अब नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है। तो बाय यूजिंग कौन सा, अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो आप पूरा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने इसका यूज करना है। कल मैंने आपको बताया था कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको पहले न्यूमिनेटर में प्लस करना, फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना, माइनस करना। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में उसको करोगे तो राइट हैंड साइड में भी सेम करना है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगेन 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1, अगेन ऊपर प्लस करेंगे अंडर रूट 2a प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2a माइनस 1। ठीक है। अब अगेन नीचे क्या करते हैं हम लोग, वही सेम न्यूमिनेटर वाली चीज जो होती है, जो भी नंबर है न्यूमिनेटर का वो सेम एज इट इज रहता है। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाता है, माइनस। जब ये माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। इस बात का सबने ध्यान रखना कि अंदर का साइन जब भी माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे एज इट इज जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। और यहाँ पे देखो कौन सी चीज अगर कटिंग होती है तो आप कटिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास अंडर रूट 2a माइनस 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट गए। तो ये कितने आ गए, 2 अंडर रूट 2a प्लस 1। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम, तो 2 टाइम हो गया ना। डिवाइड बाय, अब नीचे देख लीजिए, अब आपके पास प्लस वाली जो टर्म है एक प्लस एक माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट क्या आ गया, 2a माइनस 1। ये 2 और 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कभी भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक टर्म अंडर रूट में होएगी तो हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके उस अंडर रूट को फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा आगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस 1। जब भी अंडर रूट होता है तो स्क्वेयरिंग करते हैं जिससे उसकी कटिंग हो जाती है। अब क्या होगा, आइडेंटिटी इसकी खोल सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। सेम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू, ये सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब आप देखिए जब हमारे पास ये आ गया, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, हमारे पास जो प्रूफ करने वाली चीज है वो देखो क्या है,
यहाँ आप इसको साइड पे लिख सकते हो। हमें करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax। अब आप क्या देख रहे हो कि जब हम नीचे यहाँ पे कर रहे हैं तो कहीं से भी हमारा 4ax की फॉर्मेशन क्रॉस मल्टीप्लाई में पॉसिबल नहीं है, या मतलब कोई भी जो चीज हमने करनी है वो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। जब आप 2a एक्स स्क्वायर, जब 2a माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x से करोगे तो फर्स्ट ही चीज आपकी 2a एक्स स्क्वायर बन रही है, वो कहीं भी वहां पे नहीं है। हम क्या करेंगे, अगेन जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो हमने प्रूफ करना है वो हमारा नहीं निकल पा रहा, तो हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो हम फिर से क्या यूज करेंगे, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब हम दोबारा से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले करा। क्या करा हम लोगों ने, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x लिखा है और नीचे वाली टर्म ऊपर जाके प्लस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी कंपोनेंट डिविडेंडो आ जाएगा, 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 डिवाइड बाय 2a प्लस 1 माइनस है तो अंदर की साइन फिर चेंज हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा सबको ये चीज। अब हमने देखना है जिसकी कटिंग होती है कटिंग कर लेते हैं। जैसे 2x है और 2x है, ये फिनिश हो गया। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 2x का स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारे पास, देखो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, डिवाइड बाय इधर देखो एक्स स्क्वायर फिनिश हो गया, 1 और 1 भी हमारा फिनिश हो गया, 2x 4x आ गया। आगे देखिए यहाँ पे 1 और 1 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4a आ गया। अब यहाँ पे 2a कट गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर कुछ कॉमन आता तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकला, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4x हो गया, 2 का 4 विच इज इक्वल, यहाँ पे क्या 4a डिवाइड बाय 2, 2 का 4, कटिंग हो सकती है। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x विच इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4ax। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 4ax को इधर ले आओ, माइनस 4ax प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हमने यही चीज प्रूफ करनी थी, तो अभी हम उसको चेक करते हैं। तो हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1। तो देखिए पूरा क्वेश्चन जब हमने करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको पता लग पाए। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन है तो पहले तो कंपोनेंट और डिविडेंड आपने लगा दिया, फिर आपने स्क्वेयरिंग वगैरह अंडर को खत्म करने के लिए करा, और फिर आपने ये चेक करना है कि क्या किसी तरह की पॉसिबिलिटी बन पाती है कि जो आपके पास गिवन चीज दी हुई है यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो चीज यहाँ पे बनेगी मल्टीप्लाई वगैरह करने पे। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिचुएशन नहीं बन सकती, इसलिए हमने अगेन कंपोनेंट डिविडेंडो इसके अंदर फिर से लगा दिया। जब फिर से लगाया तो इस तरह से हमारे पास बन गया और हमने उसको शो कर दिया जो चीज हमने शो करनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है आपको वो बतानी होती है, सॉल्व करनी होती है, और उसको बताना होता है गिवन योर आंसर करेक्ट टू द 1 डेसिमल पॉइंट। तो 1 डेसिमल पॉइंट तक आपको बताना होता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तुम्हारे माइंड में एक ही चीज आती है कि यहाँ तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ जाएगी या वो सॉल्व होगी बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अगर बात चलती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्योंकि अगर मुझे करेक्ट टू द डेसिमल प्लेस की बात करी है तो उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा के चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन निकलेगा। अब क्वाड्रेटिक में जो एक्स के का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 ए बोल देते हैं, ए। ठीक है, और जो हमारे पास बी होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और जो सी होता है वो हमारा नॉर्मल नंबर विद देयर साइन, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप चाहो तो इसके पहले रूट्स पता कर सकते हो, जैसे डी किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे डी लिख सकते हो,
नहीं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं आप अभी अप्लाई करने लगी हूँ। तो x की वैल्यू, b की वैल्यू क्या 4, तो -4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू 4 है तो ये b का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, 4 का 16 आप प्रॉपर लिख सकते हो। मल्टीप्लाई 4ac, a कितना है 1 और c कितना आपके पास -8, डिवाइड बाय 2a, 2 क्या है 2 और a क्या है 1। देखिए -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 का कितना हो गया 32, डिवाइड बाय कितना हो गया अगेन 2। देखिए -4 प्लस माइनस इसको हमने क्या कर दिया प्लस कर लिया तो 8 आ गई, 48 आ गया, ठीक है, और नीचे कितना आ गया 2। अब जब स्क्वायर रूट में 48 आ जाता है तो आपको एक टेबल मिलता है, आप वहां से वैल्यू को निकाल सकते हो। अदरवाइज आप 48 को इस तरह से देख सकते हो कि क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, 2 2 का 4, 2 4 का 8, 2 12 एंड 2 6, 2 3 एंड 3 1, तो 2 का पेयर 2 का पेयर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा इसके इक्वल टू में -4 प्लस माइनस यानी कि 4√3 डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए मैं यहां लिख देती हूँ। इसके बाद अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसमें से 4 को कॉमन ले लेना, ठीक है। तो जब आप 4 को कॉमन ले लोगे, यहाँ अभी इसको ऐसे रहने दो जैसे आपको ठीक लगे। 4 का अगर आप कॉमन ले लेते हो दोनों में से, -4 को ले लो चलो कॉमन, अगर आप -4 को ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1, फिर अगर आप माइनस को बाहर ले लोगे तो पहले तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि जैसे प्लस माइनस है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लिखोगे आप, -4 प्लस 4√3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि एक माइनस में वैल्यू आएगी और एक जो है वो प्लस में आएगी। प्लस माइनस का मतलब ये होता है, ये जो प्लस माइनस लिखा होता है इसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब क्या होगा, यहां से आप कॉमन निकालोगे, कॉमन आपने निकाल दिया -2 निकाल दिया, ठीक है। वैसे तो 4 भी आ सकता है पर चलो मैंने 2 लिया ताकि उसकी कटिंग हो पाएगी। तो अंदर क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन मैं ऑलरेडी बाहर लिख चुकी हूँ, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 2√3 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने निकाला तो यहाँ पे भी आपने किसको बाहर निकाल दिया, -2 को ही निकाल दिया, अंदर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2√3 डिवाइड बाय क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। -2 √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है जी, ये आ गई एक वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास, और दूसरी जो वैल्यू आएगी x की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस, और माइनस बाहर है ऑलरेडी, 2 + 2 मल्टीप्लाई विद 1.732, 2 × 1.732। ओके, क्लियर है सबको। माइनस बाहर था, हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 2 - 2, 2 का 4 हो गया, 2 3 का 6 हो गया, 2 7 का 14, 2 1 का 2 और 1 3, ठीक है, क्लियर है। अब इसको माइनस कर देना पहले, और उसके बाद दूसरी जो है x की वैल्यू वो क्या है -2 प्लस, अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही चीज आएगी 3.464, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों को अगर इस माइनस को खोल देते हैं तो ये क्या बन गया -2 + 3.464, इसको खोलते हैं -2 - 3.464, तो हमारी जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, जब भी 3.464 है उसमें से आप 2 को माइनस करोगे तो वहां आ गया 1.46 अप्रोक्स, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है 1 डेसिमल तक है तो 1.5 आप लिख सकते हो अप्रोक्स करके, और इसके बाद ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -5.464, तो 464 है तो आप यहाँ पे अप्रोक्स करके, उन्होंने अप्रोक्स वैल्यू को बोला है तो आप क्या लिख सकते हो, यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहो तो अगर उन्होंने बोला करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तो अप्रोक्स करके यहाँ पे 1.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 है तो 1.5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5.5, तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल आएगा। क्लियर है सबको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q डिवाइड बाय द y एक्सिस।
देखो हमारी अगर हम वैसे बात करें तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्स डैश, और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। इन्होंने बोला कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग पी क्यू डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी इसको कट करें, ये लाइन पी है, ये लाइन हमारी क्यू है, ठीक है। पी के पॉइंट क्या दिए आपको 5,3 और क्यू के पॉइंट आपको दिए क्या है -5,3। और पी और क्यू की फॉर्मेशन में अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर डिवाइड बाय द वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस हमारा ये कट होता है। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। चलिए बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, अब आप सिर्फ और सिर्फ याद रखना है हमें एक लाइन दी है, ठीक है, ये हमें एक लाइन दी गई है जो मीट करी, जो कहाँ पे है वो है वाई एक्सिस पे डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ जो पॉइंट होंगे वो होंगे 0,y, ठीक है। अब आपको उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, जहां पे वो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी रेशियो भी निकालनी है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। रेशियो को ना हम लोग यहाँ तो के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं, नहीं करना तो आप m1 m2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दोनों ही केसेस में क्वेश्चन निकल सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा आपका क्वेश्चन। अगर तो आप इसको के रेशियो 1 लेके चल पड़ते हो तब भी ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई लाइन होती है उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं और आपको रेशियो में कोई चीज बात करी गई है, तो कभी एक लाइन को डिवाइड जब करना होता है रेशियो वाइज तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज अ सेक्शन फॉर्मूला, हम लोगों ने करा था पहले, क्या था सेक्शन फॉर्मूला, एक्स के लिए होता है m1 x2 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। एंड y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए जब आपको x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला में x का यूज होगा, जब आप m1 लोगे तो x2 लगाओगे, जब आप m2 लोगे तो x1 लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये होता है m1 और ये होता है m1 और ये m2। जब आप m1 लोगे x के लिए तो x2 लोगे, m2 लोगे तो x1 लोगे, ठीक है। और नीचे m1 प्लस m2 होता है। अगर आप y के लिए ले रहे हो तो y के लिए क्या आ जाएगा, m1 ले रहे हो तो y2, m2 ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला याद करना आप लोगों ने, और नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड अ सेक्शन फॉर्मूला, जब एक लाइन को आप सेक्शन में डिवाइड करते हो, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमारे पास जो x है, x मुझे निकालना है, x मेरे पास क्या दिया हुआ यहाँ पे 0 और y क्या दिया हुआ, y ही दिया हुआ। चलिए x अगर मेरे को यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, और m1 जो मैंने लिया वो मैंने k लिया है, और x2 जो है, अब ये याद रखना ये होता हमारा x1 y1 और ये होता हमारा x2 y2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा रही हूं तो अगर x की वैल्यू मेरी 0 है, यानी ये x क्या है मेरे पास 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब m1 किसको लिया, k को लिया, और x2 किसको लिया, -5 को, तो -5 मल्टीप्लाई k यानी कि -5k, ठीक है। प्लस अब देखो m2 क्या लिया हो मैंने 1 और ये कितना 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इट इज अ 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो y तो y है हमारे पास, क्योंकि y एक्सिस की बात करी गई है। y एक्सिस का मतलब ये है कि y है वहां पे, पर x क्या होगा 0। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो y एक्सिस लिखा होता है y को 0 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। पहला जो देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जैसे x और y, पहली चीज हमेशा x होती है, दूसरी चीज हमेशा y होती है। हमेशा ही पहले x को लेना फिर ही y को लेना है। और जब यहाँ पे बात करेगी y एक्सिस की तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पहले y लिख देना, नहीं, मतलब हमें x दिया ही नहीं हुआ तो x 0 हो गया और y ही रहा। अब देखो यहाँ y आ गया और m1 क्या आपके पास k है और y2 क्या है 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3k। चलिए m2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, तो 3 1 का 3 डिवाइड बाय, नीचे आ जाइए इसमें m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब देखिए k प्लस 1 0 के पास जाएगा तो वो 0 बन गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0 इक्वल टू -5k प्लस 5।
5 इधर ले आओ, 5 के को पॉजिटिव हो गया, ये 5 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 5/5 यानी कि 1। ठीक है, k1 आ गया। अब y यहाँ पे है, अब आप क्या करोगे इसको, अब देखो y हमारे पास दिया हुआ y इक्वल टू 3k + 3 डिवाइड बाय k + 1। पहले उसने बोला रेशो निकालो, लो जी k/1 की बात आई थी, तो जो हमारी चीज 0 वाली होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास k आ गया, यानी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब जो हमारा y बना हुआ है, आपने क्या करना है, चीज को समझना ध्यान से, क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हैं। अब 0 तो हमारे पास ऑलरेडी, हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है, y का पॉइंट निकालना है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा रेशो आया यानी 1:1 यानी k की वैल्यू मेरी 1 आई, मैं क्या करूंगी y के अंदर पुट कर दूंगी। तो जब मैं इसमें y में पुट करती हूँ k की वैल्यू यानी कि 1, 3 × 1 + 3 डिवाइड बाय 1 + 1, तो ये क्या बन गया 3 + 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, यानी 6/2, यानी कि ये कितना आ गया 3। तो हमारी जो y की वैल्यू आ गई 3। तो अब उन्होंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे पास कितना आ गया कोऑर्डिनेट 0,3। दिस इज योर आंसर। पी क्यू, इसको चाहो तो आप आर मान लो, तो इसको आर के पॉइंट्स आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, कि कभी भी कोई लाइन दी है, आपको ये बोला गया है वहां पे P का एक पॉइंट है, वहां पे Q का पॉइंट है, अगर वो y एक्सिस पे कट करती है तो मतलब जो उसके जो x और y निकालने की वैल्यू जो होती है, वहां पे y एक्सिस में आपको y ही लेना है, पर x को 0 बना लेना है। और रेशियो निकालना है तो आप वहां पे m1 m2 भी लिख सकते हो या k/1 भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले से बाय द सेक्शन फॉर्मूला रेशियो जो होती है, जब किसी लाइन में रेशियो की बात करी जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 4th 6th लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10, 40, 640, है ना। इस तरीके से हमने ना एपी की बात करी थी। एपी जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें हम ए और डिफरेंस यानी कि हम डी की बात करते हैं, है ना। और एन टर्म का फॉर्मूला हम लगा देते हैं a + n - 1 × d, सेम सम का फॉर्मूला होता है। जब बात आ जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम डी नहीं निकालते हैं, हम आर निकालते हैं। आर कैसे निकलता है, रेशो, आर इज अ रेशो, रेशो से हम आर निकालते हैं, यानी डिवाइड करके। अब मैं बताऊंगी किस तरीके से। देखिए, उन्होंने बोला 4th टर्म जो है ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है, उसमें जो आपको T4 दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 10। पहले समझ लेना क्वेश्चन को, फिर आगे करेंगे। उसके बाद उसने बोला है 6 टर्म, 6 टर्म जो आपको दी गई है वो दी गई है 40। उसके बाद आपको लास्ट टर्म यानी कि TN बोल सकते हो या L बोल सकते हो, वो आपको दिया हुआ 640। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो TN का फॉर्मूला, जिसको आप AN भी बोल सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसका फॉर्मूला होता है ARN - 1। नाउ व्हाट इज A? A ऑलवेज वी कंसीडर इट इज द फर्स्ट टर्म। A हमेशा फर्स्ट टर्म ही होती है, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। R क्या होता है, R होता है रेशो। जैसे कोई भी टर्म 2 है, उसको टर्म 1 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो हमारी क्या होगी, रेशो होगी। यहाँ टर्म 3 को टर्म 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपकी क्या होगी, रेशो होगी। क्लियर है? तो जो भी एपी सीरीज के अंदर आपको टर्म्स दी जाती हैं, उनको डिवाइड करने को हम रेशोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या थी, अगर हमने वो एपी करना होता था, तो एपी में फॉर्मूला क्या होता था, टीएन का, एन ले लो या टीएन ले लो, कुछ भी। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता था, a + n - 1 × d। तो हम क्या लिखते थे वहां पे हम किसको निकालते थे, डी को निकालते थे। तो डी कैसे निकलता था, T2 - T1। वहां पे हम माइनस करते थे। पर जीपी की जब बात आ जाती है, तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग आर निकालते हैं। आर किस तरीके से, वही टर्म 2 माइनस, जैसे टर्म 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगी, टर्म 2 डिवाइड बाय टर्म 1, दिस इज आर। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी। अब जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, मैं उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे बात करूंगी। देखिए फॉर्मूला क्या है, T4 यानी 10 दिया हुआ है, तो T4 का मतलब क्या हुआ, ARN - 1 जो है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, किससे, T4 से। तो पहले आप देखोगे कि T4 जो है वो होता क्या है। T, अगर मेरे को TN की वैल्यू ये है, तो T4 निकालना तो वो हो जाएगा AR4 - 1 यानी कि AR3।
ठीक है, वो हो गया T4। पहले तो ये पता होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी R की वैल्यू होगी वो एक एक कम होती जाएगी जितनी टर्म्स होंगी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, पहले T4 के लिए अगर मेरे को T4 यहाँ पे T4 अगर 10 दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि AR3 विच इज इक्वल टू 10, उसके बाद AR5 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म को आप लास्ट टर्म भी लिख दो जो आपके पास है 640। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास दिया है, अब आप उसके बाद लिखा है कि इफ द कॉमन रेशियो इज अ पॉजिटिव फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें सारी की सारी ये चीजें निकालनी है। हमने किस तरीके से ये निकालनी है, देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहां पे करेंगे, जैसे हमें पता है AR3 10 है, AR5 40 है, लास्ट टर्म 640 है। हम लोग जो हमारे पास AR5 और AR3 है, AR5 डिवाइड बाय AR3 कर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग डिवाइड ही करते हैं, यानी कि 40/10। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड बोल सकते हो आप। हम बोलेंगे डिवाइड किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, है ना। तो जब डिवाइड करा ए कट गया, R की पावर 5 माइनस 3, यहाँ पे कितना आ गया 40/10 यानी कि 4 आ गया। R की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, R स्क्वायर यानी 4 किसका होगा 2 का स्क्वायर। तो इस तरह अगर पावर सेम होती है तो बेसिस जो इक्वालिटी में आ जाते तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ठीक है, जब R की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, हम क्या करेंगे, उसको किसी भी इक्वेशन में डाल के A निकाल लेंगे। जैसे मैं R इक्वल टू 2 पुट करूंगी, R इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर विच, इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ। चलो A R की पावर 3 इक्वल टू 10, तो A R क्या है 2, 2 की पावर कितनी हुई हमारे पास 3 विच इज इक्वल टू 10, यानी A 2 2 का 4 2 का 8 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 8 विच इज इक्वल टू 10। तो A कितना हो गया, A इक्वल टू 10/8, 2 5 का 10, 2 4 का 8। तो क्या आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/4। समझ आया, A की वैल्यू क्या आ गई 5/4। ठीक है, जैसे मैंने वहां फॉर्मूलाज लिखे, आप तो आप क्या करोगे, AR3 निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला लिख के T4 को निकाल सकते हो कि AR3 आपके पास किस तरीके से आया, AR5 किस तरीके से आया। अब लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म कैसे करेंगे, ये हमारे पास R भी आ गया, हमारे पास A भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें nth टर्म की बात करनी है, क्योंकि लास्ट टर्म का मतलब TN ही होता है, यानी कि AN ही होता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज को। अब मेरे पास जो भी A और R की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि मेरे पास दिया हुआ है कि TN जो है वो 640 है। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1 विच इज इक्वल टू 640। अब A क्या है आपके पास, देखो A हमारे पास 5/4 है। ठीक है जी, और R मेरे पास कितना दिया हुआ है, R मेरा 2 दिया हुआ है, 2 की पावर कितनी है n-1 विच इज इक्वल 640। 640 के आपने अगर फैक्टर निकालने हैं तो आप फैक्टर निकाल लीजिए, अदरवाइज ये देखिए इसका एक तरीका और है करने का। इसके बाद आप इधर कर लीजिए कि जो आपका 2n-1 है इधर रहने दो विच इज इक्वल टू 640, और जब ये 5/4 है, एक अलग है, उधर जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा नीचे। 5 से कटिंग कर दो, 5 1 का 5 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5 2 का 10 आ गया। ठीक है, 5 8 का 40 आ गया। क्लियर है, 128 इंटू 4 आ गया। अब हमें ना यहाँ पे अगर बेसिस 2 है तो यहाँ पे 2 के बेसिस बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर निकाल देंगे, 2 6 का, 2 4 का, 2 3 का, 2 2 का, 2 16 का, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का एंड 2 1 का, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितनी आ गई 7। और यहाँ पे अगर मैं 2 इसमें निकालू, 2 की पावर कितनी आ गई, सॉरी 2। बेसिस आर सेम देन पावर आर एडिड, 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया। 2 की पावर यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे इसके बाद देखिए 2 की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ गया 9। बेसिस आर सेम इन एन इक्वालिटी, देन पावर क्या हो जाएंगी इक्वल टू में। तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा 10। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। तो n की वैल्यू जो है, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि आपको a निकालना है, आपको r निकालना है, और आपको n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो आपके पास 10 आ गई। क्लियर है सबको। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइंस 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लाइन क्या दी हुई है पहले, 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और सेकेंड है जो लाइन आपको दी है वो दी है 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात आ जाती है तो उसमें स्लोप तो आता है, और जब परपेंडिकुलर का केस होता है तो वहां पे आपने याद रखना है कि जो स्लोप होती है उसको m से कंसीडर किया जाता है कि m1 मल्टीप्लाई m2 हमेशा इक्वल टू होता है -1 के परपेंडिकुलर के केस में। और अगर पैरेलल का केस आता है तो m1 जो होता है वो m2 के इक्वल होता है। ये दो केसेस को आपने याद रखना है कि m स्लोप बोलते हैं, और दो लाइनों में आई है तो m1 एक को ले लेते हैं, m2 एक को ले लेते हैं, तो m1 एक का स्लोप, m2 एक का स्लोप। अच्छा, स्लोप निकालना, लाइन से जब स्लोप निकालते हैं तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट जो लगा देते हैं वो लगा देते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। वो वाला मेथड आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे आप माइनस वाली y वाली वैल्यू को इधर रहने दोगे, बाकी वैल्यूज को उठा के x वाली और कांस्टेंट को उधर ले जाओगे। क्लियर है? अब क्या करोगे, इधर ना आपको सिर्फ y बचाना होता है, सिर्फ y। तो हम क्या करेंगे, -5/-3 लिख देंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, और -2/-3 लिख देंगे। अब मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या कहते हैं, शिवानी मैम यहाँ पे -3y लिखा ना, तो y इधर रहेगा तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। अरे नहीं, जो -3y है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई विद y, और जब -3 अगर इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, वो प्लस माइनस नहीं होगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y क्या आ गया आपके पास, y यहाँ पे आ गया 5/3x। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ये प्लस बन गया, ये आ गया 2/3। अब हमेशा जो स्लोप होता है ना, लाइन में से जो स्लोप निकालते हैं वो देखो, यहाँ पे m है ना, m किसके साथ है, x वाले के साथ, x वेरिएबल के साथ m लिखा है। m क्या होता है, स्लोप होता है। अब देखो, अब x का कोफिशिएंट कौन है, 5/3, तो यानी m1 मेरे पास कितना आ गया, 5/3। तो यहां भी बात वही चल रही थी कि अगर कुछ बच्चे ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं स्लोप निकालने का कि हम लोग लाइन से अगर स्लोप निकालना है तो माइनस कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ y। सॉरी, यहां माइनस नहीं आता, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख देते हैं, y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये -5 आ गया, और इसके साथ तो माइनस ऑलरेडी था, तो -3 माइनस माइनस कैंसिल, अगेन 5/3। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, पर प्रॉपर वे में अगर करना है तो वो तरीका ये वाला है। अब सेम यही यहाँ पे करना है, क्या करना है, इधर -py लिख दिया, बाकी चीज को उठा के उधर लेके -6x - 7, जो साइन इधर है उधर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब ऑपोजिट साइन हो जाता है, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। y रहा इधर, क्योंकि इधर हमें y ही बचाना है, यहाँ पे -6/-p आ गया x, -7/-p आ गया, फिर से अगेन माइनस माइनस कैंसिल, 6/p क्या आ गया, x आ गया, और यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 7/p आ गया। अब आप देखिए, अब इसमें ये एक तरह से m1 है, ये क्या है m2, तो x का कोएफिशिएंट कौन है, 6/p। क्लियर हुआ बेटा? पता लगा लाइन से स्लोप किस तरीके से निकाली जाती है, m1 m2 कैसे निकालना है और क्यों निकालना है, क्योंकि लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भी मैंने यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का केस बताया कि जब कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब देखो m1 क्या आपके पास 5/3, m2 क्या आपके पास 6/p विच इज इक्वल टू -1। अब 3 2 का 6 हो गया, 5 2 का 10, 10/p इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो -p यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है बेटा, तो p की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आई वो कितनी आ गई, -10। तो वही उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमने p की वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर है? अब क्या लिखा है, आगे लिखा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब ये जो पैरेलल टू द लाइन दिस है,
इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स आपने बताने हैं। कहां से बताने हैं? पहले आपने इस लाइन में p की वैल्यू को पुट करना है और उसमें से स्लोप निकालनी है। समझ आ रही मेरी बात की? अब आप देखो क्या करेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ना इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमने p की वैल्यू को इस लाइन की बात करी है ना, तो हमने इसी में पुट करना है, यानी कि 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी 6x, ये -10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन से स्लोप निकालूंगी। तो इस लाइन से जब मैं स्लोप निकालती हूं तो वो क्या आ जाएगी, वैसे सेम 10y विच इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 10 x, x हो गया माइनस 7/10। 10 को हम नीचे ले आए। अब आप चाहो तो इसकी कटिंग कर दो। 2 3 का क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया, एंड 2 5 का 10, यानी कि तो यहाँ पे हमारे पास देखो x के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है, जो x का कोएफिशिएंट है -3/5 है, तो हमारा जो स्लोप है वो देखो यहाँ पे हमारा जो स्लोप आया वो क्या आ गया, m इक्वल टू -3/5 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे ये जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इसका मतलब ये x1 है, ये क्या है y1 है, पैरेलल टू द लाइन दिस, पैरेलल टू द लाइन, यानी कि इसमें से जो स्लोप निकला। देखो जब भी हमारा पैरेलल का केस होता है, तो मैंने अभी आपको समझाया पैरेलल के केस में जो m1 होगा वही m2 होगा, क्योंकि दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब जो पॉइंट्स आपने यूज करने हैं वो पैरेलल है इस लाइन के, तो वहां इसकी हेल्प से मैंने ये स्लोप निकाल दी। अब आप देखो जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हो और जहां पे आपके पास एक ही पॉइंट्स की बात करी जाए x और y के, वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब आप क्या करोगे, y की जगह y लोगे, अब y1 क्या है -1, तो ये +1 आ गया, और स्लोप m क्या है आपके पास -3/5 है, और x का x है, और x1 क्या है आपके पास -2 यानी +2 आ गया। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसको इधर ले जाएंगे, ये बन गया हमारे पास 5y प्लस 5, और -3 को अंदर -3x, और ये क्या बन गया माइनस प्लस -6 हो गया। अब x 3x को इधर आओ, 3x हो गया, ये प्लस 5y हो गया, ये +5 हो गया, और -6 से इधर आके +6 हो गया, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x प्लस 5y और 6 प्लस 5 11, तो ये जो आपकी बन गई, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये छोटी छोटी बातों का आपने याद रखना है। क्या क्या याद रखनी है छोटी छोटी बातें, कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्लोप दी है, यानी स्लोप पहली बात तो m से कंसिडर होती है। अगर परपेंडिकुलर की बात करी जाए तो दो लाइन से आपने जब स्लोप निकालनी है, पहले तो अगर 2 लाइंस आपको दी हैं तो लाइन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c होता है। आपने पहले इक्वेशन को उस वे में बताना है, y को एक तरफ ले आना, बाकी mx प्लस c लिख देना है, और m की वैल्यू क्या होती है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो m होगा, यानी वो स्लोप होगा। परपेंडिकुलर के केस में m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है। पैरेलल के केस में दोनों स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, और जब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट की बात करी जाती है तो तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इनको याद रखोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें ये बताया गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस। समटाइम इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो देखिए हमने ना एक पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको QX बोल लो, GX बोल दो, जो आपका मन है उसके अकॉर्डिंगली इसको बता दो। अब जिससे हमने डिवाइड करना होता ना, उसको हमने इक्वल टू 0 ले लेना है और x के वैल्यू को वहां से निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपको बोला गया कि जो पॉलिनोमियल है व्हाट मस्ट बी एडेड टू, मतलब दैट पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है यानी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, व्हाट मस्ट बी एडेड, एडेड मतलब लेट हम कर लेते हैं, उसमें ऐड कर लिया k को, k कोई भी आप
ले सकते हो कि k को हमने उसमें ऐड कर लिया, ठीक है, और विच रिमाइंडर यानी कि इक्वल टू में कितना आ गया 10, रिमाइंडर की बात करी गया तो विच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे आपने भर देनी है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब मल्टीप्लाई करना मैंने कल भी सिखाया था, 2 मल्टीप्लाई ऑड है तो क्या होगा, अगर ऑड में है पावर तो -1 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे क्या होगा माइनस, जैसे 3 है -1 को 2 बार करोगे तो 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8/2, यहाँ पे प्लस के विच इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। यहाँ आ गया 2 4 का 8 आ गया, तो ये क्या बन गया -1/4 -3/4, और यहाँ पे आप 2 4 का 8 लिख सकते हो यानी +4 प्लस के विच इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये के को हमने निकालना, तो सारे जो भी यहाँ पे नंबर्स है उसको उस साइड ले जाते हैं, चाहे आप एलसीएम करके ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, जैसे आपकी मर्जी है। तो हमने के को रहने दिया इधर 10, -1/4 जाएगा तो +1/4, -3/4 जाएगा तो +3/4, +4 जाएगा तो -4, ठीक है बेटा। अब के की वैल्यू निकालने के लिए जो नंबर हमने ऐड करना, हमने एलसीएम किसको ले लिया 4 को, यहाँ पे कितना बन गया 40, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 16, 4 4 का 16। बस आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारे साइंस में गड़बड़ ना हो, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब के की वैल्यू देखो 40 + 1 41, 41 और 3 44, तो 44 - 16 आप कर दोगे, ठीक है। तो ये जब भी आप माइनस करोगे आपने ध्यान रखना है किस तरीके से आपने करना है, तो वही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया, तो 4 7 का 28 यानी के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है कि ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450, फाइंड द नंबर, ठीक है। सो आपको टू नेचुरल नंबर बताने आपको दिए हुए हैं कि डिफरेंस टू नेचुरल नंबर का आपके पास 7 है, तो लेट वन नंबर बी x, वन नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है यानी x - y जो है वो 7 के इक्वल है। अब दोनों का प्रोडक्ट यानी x × y जो है वो 450 है। आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y की निकाल लो वैल्यू, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1 we get x equal to 7 plus y, ठीक है। अब आप पुट किस में कर दोगे x y इक्वल 450 में, यानी x की जगह पे 7 plus y into y which is equal to 450, 7y plus y square equal to 450, तो बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें दिख रही है y स्क्वायर प्लस, हमेशा क्वाड्रेटिक में पहले स्क्वायर आएगा, फिर हमारा जैसे जिसकी डिग्री 1 होती है वो नंबर आ जाएगा, और बाद में 450 इधर है तो इधर ले आएंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, कौन सा काम आ गया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का काम आ गया। बाई चांस अगर आपको ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो 450 के फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, 2 2 का 4, और यहाँ पे कितना आ गया 2 2 का 4 एंड 2 5 का 10, 3 7 का 3 5 का 3 2 का 3 5 का 5 5 का 5 1 का, ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे पेयर बनेंगे कि 7 हमारे पास आ जाए, जैसे 3 3 का हमारे पास हो गया 9 9 2 का 18 5 5 का 25 25 माइनस 18 हम करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 7 आ जाता है। तो इस तरीके से आपने करना होता है 25y, यहाँ पे जो साइन है वही रहेगा, यहाँ पे जो साइन है वही रहेगा, सेम एज इट इज। तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 18y। मोस्टली ये जो साइन होता है ये वाला साइन उसके जैसा ही होता है सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
अब यहां से हम किसको निकालेंगे, y को कॉमन, अंदर बच गया y प्लस 25, और यहां से हमने माइनस किसको निकाल दिया, 18 को कॉमन निकाला, तो y प्लस 25। अब हमारे पास विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0 है, तो y प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 25, और यहाँ पे y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। इस तरह से हमारे यहाँ पे जो y की वैल्यू है माइनस 25 और 18 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके चलेंगे और वो y की वैल्यू इसमें डालेंगे ताकि हमारा x भी आ जाए। तो हम पुट कर देंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आपने 1 में पुट करा तो हमारे पास x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये 18 है तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 18 आ गया, विच इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 प्लस 18 आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। तो इस तरीके से आपका एक आंसर आ गया 18 और एक आ गया 25। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो सब बच्चों ने स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया यूज ग्राफ पेपर, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी ई, ये आपको पॉइंट दिए हैं, और रिफ्लेक्ट बी सी डी एंड ई इन द एक्स एक्सिस। अब ना ये चीजों का आपको पता होना चाहिए, जब हमें एक्स एक्सिस की बात की जाती है, ठीक है, अगर ए का पॉइंट है -4,0, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे अगर बात करी गई है इसकी, तो उस केस में क्या होता है, एक्स तो वही रहता है पर वाई का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट इस केस में क्या होगा कि -4 तो -4, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये जीरो ही रहेगा। दूसरे केस में आपको बी दिया गया है, वो आपको क्या दिया गया, -3,2, यहां भी सेम एक्स एक्सिस की ही बात करी गई है। जब एक्स एक्सिस है तो बी हमारा, ये ए डैश बोल दो, इसको बी डैश बोल दो, क्योंकि उन्होंने बोला इसको ए डैश बी डैश वगैरह से कंसीडर आपको करके चलना है। तो अब उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट पॉइंट बी सी डी पे ही बोल रहे हैं, बी सी डी और ई पे, और ए की बात नहीं करी क्योंकि पता था उनको जो ए पॉइंट है -4,0 है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है जी, मैं दोबारा से कर देती हूँ एक बार, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो बी है वो पॉइंट है -3,2 और एक्स एक्सिस की बात करी गई है। जब एक्स एक्सिस की आपको बात करी जाए तो y वहां पे आपका क्या होगा, y चेंज होगा, x सेम एज इट इज ही रहेगा। रिफ्लेक्शन में ये चीज होती है। जब आपको c की बात करी गई है, c में आपके c पॉइंट क्या दिया हुआ, 0,4 और ये भी x एक्सिस पे है, तो c डैश, ये b डैश हुआ, ये c डैश हुआ, c डैश क्या हो जाएगा 0,-4, क्योंकि y जो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ही है, वाई चेंज होगा, एक्स पे नहीं उसका कोई फर्क पड़ता, वाई चेंज होता है उसमें। तो वाई हमारा अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ आगे इसकी बात करेंगे डी की, डी का पॉइंट क्या है हमारे पास 4,1, तो यहाँ एक्स एक्सिस है तो डी डैश क्या आ जाएगा आपके पास 4,-1। उसके बाद ई पॉइंट की बात करेगी, वो क्या है 7,3, और जब एक्स एक्सिस की बात करी गई है तो क्या हो जाएगा, ई डैश कितना हो जाएगा 7,-3। पहले तो ना आपने अपना जो ग्राफ शीट होगी या जो भी आंसर शीट होगी, आपने पहले ये लिखना है। जब आप ये लिखोगे उसके बाद आपने प्लॉटिंग करनी है, जो भी करना है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपने इसको प्लॉट करना है तो मैं इस तरह से यहाँ पे बना रही हूं। आपको भी पता है ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है y डैश, और यहाँ पे 0 नंबर सबका कॉमन होता है। अब यहाँ पे जो हमारी बात है 7 तक तो नंबर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे माइनस वाले आ जाते हैं तो माइनस लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब करते हैं प्लॉटिंग स्टार्ट। b कितना -3,2, तो -3 कहाँ पे, यहाँ पे, और 2 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा, b। आप लिख सकते हो -3,2, यहाँ ये भी इस तरीके से आप बता सकते हो। और उसके बाद 0,4, 0 यहाँ पे है, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा c पॉइंट। उसके बाद क्या दिया वो d पॉइंट 4,1,
डी पॉइंट क्या है 4,1, तो 4 का यहाँ 1 1 का यहाँ, तो ये कौन सा पॉइंट है डी पॉइंट। उसके बाद 7,3, 7 कहाँ पे है यहाँ पे, 3 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा ई। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद बी डैश क्या, -3 -2, इसका ही देखो ये -3 है और यहां से यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रही है, तो ये आगे कहाँ क्या आ गया ये बी डैश। ठीक है, ये लिखना तो लिख दो यहाँ पे, अदरवाइज सामने आपने लिख ही दिया, तो इस तरीके से आप लिख दो कि जो हमारा बी डैश है वो क्या है -3, -2, यहाँ पे देख लो -3 -2। ठीक है, उसके बाद 0, -4, 0 ये 4 था और यहाँ पे नीचे -4 यहाँ पे आ गया, ये हमारा आया बी डैश, ये हमारा क्या आ गया सी डैश। उसके बाद डी डैश 4, -1, 4,1 और 4, -1 ये रहा, ये क्या आ गया हमारे पास बी डैश। अब ई डैश 7, -3, 7,3 यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे, तो ये आ गया 7, -3। ठीक है बेटा, अब देखो जब हमने सारी प्लॉटिंग कर दी, अब ज्वाइनिंग का वे देखो, ज्वाइन ए बी सी डी ई। पहले आपने क्या करना है, ए से, ए पॉइंट आपने याद रखना -4,0 था, तो -4 कहाँ पे, यहाँ पे 0 यहीं पे है, तो ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट ए से करना है, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, और उसके बाद जो जो जैसे जैसे मिलाने को बोला वैसे करना। ई डैश यानी कि ये ई डैश बोल देना आप इसको, डी डैश यानी कि ये, उसके बाद सी डैश का मतलब यानी कि ये, और उसके बाद बी डैश यानी कि ये, और अगेन कहां पे बोला उसने मिलाने को, ए डैश यानी ए। समझ आया, तो ये हमारी एक फिगर बन जाएगी। अब उसने बोला कि नेम द क्लोज फिगर, तो ये जो क्लोज फिगर है किस तरह की लग रही है आपको, फिश टाइप लग रही है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिश टाइप फिगर। आई बात समझ में सबको, इस तरह से आपने यहाँ पे पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है k+1 इंटू एक्स स्क्वायर -4kx + 9 = 0, है ना। आगे लिया है हैव रियल एंड इक्वल रूट। जब रियल एंड इक्वल रूट की बात आती है तो हमारे पास क्या आता है, d की वैल्यू = 0, यानी b² - 4ac = 0। और जब हमारे पास अनइक्वल रियल रूट की बात आती है तो वहां पे क्या हो जाता है, d > 0। जब हमारे पास नो रियल रूट की बात आएगी तो तब क्या होता है, d < 0। तो हम इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे b, a क्या है आपके पास, पहले ये लिख देना। ठीक है, b क्या है आपके पास -4k, c क्या है आपके पास 9। अब आपने क्या करा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, जो भी इसकी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0 लेके चलना है। आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखो b क्या आपके पास माइनस विद देयर साइन लिखना, अगर माइनस हो तो -4k का स्क्वायर -4, a कितना है k+1, c कितना आपके पास है 9। देख लो एक बार, b कितना है -4k का स्क्वायर -4, a कितना है k+1 और c कितना हमारे पास 9। सॉल्व कर लीजिए। 16, 4 को करा तो k को भी करना है, तो k का स्क्वायर -4k, सॉरी यहाँ पे ना ये देखो ध्यान से, 9 भी है 4 भी है, 9 4 का 36 आ गया तो -36k आ जाएगा, 9 4 का 36 तो -36 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा। अब आपने अगर कुछ यहाँ से कॉमन आता है तो आप निकाल लीजिए, मैं ना यहाँ से 4 को निकाल देती हूँ, तो आ जाएगा 4 4 का, 4 9 का, और यहाँ भी 9 का। 4 ये उधर जाके 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा वो आप देख लीजिए। इसमें क्या बचेगा, 4k² -9k -9 = 0। 9 4 का 36, अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ गई। 36 के फैक्टर आपको इस तरीके से निकालने हैं कि प्लस माइनस करने वक्त 9 आए। देखो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, साइन भी हमारे सेम एज इट इज रहेंगे,
9 में हमें करना है इस तरीके से कि 36 का टेबल किस तरीके से आप करोगे। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो 36 का 2 1 का 2 2 8 का 2 9 का 3 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, हमें 9 बनाना है। तो 9 कैसे बनेगा? 3 2 का 6 6 2 का 12 12 3 का 12 में से हम लोग जब 3 को माइनस करते हैं तो 9 आ जाता ना। तो क्या आएगा 12 के और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +3 के। ठीक है, -12 के। ठीक है, यही आएगा ना। हाँ ठीक है, -12 में से अगर 3 को माइनस करोगे तभी आएगा ना -12। मोस्टली साइन इस तरीके से होते हैं, पर जब साइन में अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली हम साइन लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4 के, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास के, माइनस कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 3, अंदर कितना आ गया के -3 विच इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई? एक आ गई हमारे पास 4 के +3 इक्वल टू 0 और एक क्या आ गई हमारे पास के -3 इक्वल टू 0। तो 4 के इक्वल टू -3 और के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -3/4 और यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा नहीं बेटा, ये देखो उसमें आगे लिखा है क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा देखो, जैसे मेरे को लगा कि यहाँ पे ये आंसर आ गया क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं तो आंसर मान लेते हैं कि हो गया, पर नहीं, यहाँ पे उन्होंने बोला सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हमें ये यहाँ पे जो हमारे पास ये जो के की वैल्यूज यहाँ पे 2 आई हैं, आपको गिवन इक्वेशन में पुट करना है और फिर उनको सॉल्व भी करना है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ अगर के की वैल्यू 3 आ रही है -3/4 आ रही है, आपने दोनों ही वैल्यूज को इक्वेशन के अंदर पुट करना है जो हमारी गिवन इक्वेशन है। तो देखो मैं कैसे करती हूँ इसको, थोड़ा देखना, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी रहे। तो देखिए, जो हमारे पास पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं लेके चलूंगी के की वैल्यू को 3, जो मेरे पास के की वैल्यू 3 आई, तो मेरा जो क्वेश्चन है k + 1 x² है माइनस क्या है 4kx है प्लस 9 है विच इज इक्वल टू 0। अब मैं k की वैल्यू क्या पुट करूंगी 3, 3 + 1 4x² हो गया माइनस यहाँ पे 3 4 का 12x आ गया प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा तो 9 4 का 36 आ जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से हमें वैसे 36, जैसे यहाँ पे 36 के फैक्टर निकाले ना, अब इस तरीके से निकालने हैं कि 12 बन जाए। जैसे 12 का जैसे यहाँ पे था तो 9 आया था, तो कैसे करेंगे 3 2 का 6 3 2 का 6 हो गया, 3 2 का 6 6 6 का 36 6 + 6 कितना हो गया 12 हो जाएगा। तो -6x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि ये साइन तो दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इनमें से 2x को कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2x -3 आ गया। यहाँ से आपने किसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो हम नहीं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच गया 2x -3। आपने हमेशा याद रखना ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 2x -3 इक्वल टू 0, 2x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। क्लियर है? अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने k निकालना है, सोल्व द इक्वेशन से हमारी k की वैल्यूज निकल रही है, हमने उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट है, हमने k की वैल्यू को क्या पुट करके चलना है। जो सेकंड हमारा -3/4 आया वो k की वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। अगर सिर्फ लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता, बट सॉल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन तो ये है, तो इक्वेशन में हमें पुट करना ही पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो k की वैल्यू -3 कितनी आ गई 3 यहाँ निकाली हम लोगों ने, k की वैल्यू 3 निकाली -3/4। अब देखो अगेन k + 1 × x का स्क्वायर माइनस ये ना -4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो -3/4 प्लस 1 × x स्क्वायर -4 × -3/4 × x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, -3 + 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ कितना आ गया x का स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 3x हो गया प्लस 9 हो गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का केस बन गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1 हो गया, तो कितना आ गया 1/4x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो पहले हम इन सबका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 4
एक्स स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पे कितना आ गया प्लस कितना आ गया हमारे पास 936, और ये 4 उधर जाके 0 बन गया, तो क्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 विच इज इक्वल टू 0। अगेन 6 का 12, 6x प्लस 6x, यहाँ पे माइनस माइनस तक तो माइनस का साइन था, उसके अकॉर्डिंगली हमने लिया, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली लेंगे। इनमें से x कॉमन, x प्लस 6 आ गया, यहाँ पे 6 कॉमन, x प्लस 6 आ गया विच इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6 और x की वैल्यू -6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। आई होप सबको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ टू नेचुरल नंबर बी 84, find the square of the larger number is 25 times the smaller number, find the number। अच्छा, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले तो आपको 2 नंबर लेट करने हैं, एक तो आपका स्मॉलर नंबर होना चाहिए, एक लार्जर नंबर होना चाहिए, तो लिख लीजिए लेट द स्मॉलर नंबर बी x and the larger number be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, उसने ये बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस जो हमारा जो स्मॉलर वाले का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 84। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उसने बोला द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, अब लार्जर नंबर कौन है y, तो उसने बोला जो y का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 25 टाइम्स किसका, स्मॉलर नंबर का। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करना, ये आ गई हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 25x आ गया। अब आपने पुट कर देना है y स्क्वायर इक्वल टू 25x, यानी ये सेकेंड इक्वेशन एक तरह से मान लो, पुट कर लो y स्क्वायर 25x इन इक्वेशन नंबर 1। तो y स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 25x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 84। अब x स्क्वायर को यहां ले आओ, ये आ गया प्लस 25x, इसको उठा के माइनस 84 कर लो, यहां से माइनस कॉमन लिया, अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस कितना आ गया 84 विच इज इक्वल टू 0, माइनस उधर चला गया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है 84 के क्या निकालने फैक्टर, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 3 7 का 7 1 का, इस तरीके से कि आपका 25 बने, 7 3 का 21, 21 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 21x और यहाँ पे माइनस 4x प्लस 84 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 21 आ गया, माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 21, क्योंकि कॉमन लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये और ये सेम आना चाहिए, तो x माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक आ गई 21, एक आ गई हमारे पास कितनी आ गई 4। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, उसने बोला कि आपको फाइंड करने हैं नंबर्स, जो नंबर्स हमें पता करने हैं ना वो देखो x तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या निकालना, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब जो x है वो हमारा स्मॉलर नंबर है, एक 21 है, एक 4 आया, और जो लार्जर नंबर है वो हमें अभी निकालना, तो मैं क्या करूंगी पुट करूंगी, इसमें पुट कर देती हूं, मैं पुट करती हूं x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, किसमें कर दूंगी मैं 1 में कर दो, 2 में कर दो, 2 में कर देते हैं, तो वहां क्या आ गया y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई विद 4 यानी कि 100 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। y हमारे पास 10 आ गया, x जब क्या था 4, जब x 4 था y 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 21 ले लेती हूँ तो y स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई कितना आ गया 21 आ गया। जब 21 आ जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते, 25 मल्टीप्लाई 21, 525 आ गया, तो ये आ गया 525। तो y अब ये अंडर रूट में जब जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 525 का आप लोगों ने क्या निकाल लेना स्क्वायर रूट निकाल देना है, जो स्क्वायर रूट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो फिर से एक बार आप पढ़ सकते हो कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 1 5 का 5, 1 2 का 2, 2 5 का 10
और ये 1 2 2 का 4 और 5, तो 525 ही आता है। 625 आता, फिर हम लिख सकते इसे थे इसको। जब 525 आ गया तो 525 में कोई फैक्टर नहीं बनता, वो रूट में ही रह जाएगा। तो इस वजह से हम लोग x इक्वल टू 21 को नहीं कंसिडर करके चलेंगे, हम लोग y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 4, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है 11th। ये जो हमने पिछला क्वेश्चन करा ना, यहाँ पे अंडर 525 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था कि आप उसी आंसर को ही फाइंड आउट मतलब करके चलोगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने ये करा ना अंडर 525, तो यहाँ पे y जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता, इसलिए मैं इसको बोलूंगी नहीं। मेरा आंसर जो आ जाएगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10 आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि x की वैल्यू जो 21 है वो इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। यहाँ पे आपको 4 2 -1 और 1 इस तरीके से दिया है, और यहाँ पे m है और ये यहाँ पे 6i है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 2, तो हमें पता है ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स उसने बोला है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 0 0 1 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 0 एंड 0 6 इस तरीके से आ गया, क्योंकि i जो होता है वो हमेशा इक्वल टू, अगर 2 × 2 है 1 0 0 1 ही होगा, ये याद रखना इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाकी चीजें सब बच्चे कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम उनको आती है बेसिकली m की वैल्यू से। हमें पहले तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपने पहले ये बताना है कि जो m के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम क्या बनेंगे, है ना। तो एक ना मैं बहुत अच्छा भी आपको सिखाऊंगी, जैसे m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p इक्वल टू m मल्टीप्लाई p। इस रूल को ना आप याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से इसका पता लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 2 रोज 2 कॉलम है, ठीक है, और ये जो है ये भी कितना 2 रोज 2 कॉलम है, 2 रोज यानी ये 2 कॉलम यानी कि ये। अब आप देखो इस केस में, देखो ये हमारा क्या है m और ये क्या है n, इसका मतलब ये है वो चीज जो मैं समझा रही हूँ, और वो किसके इक्वल है, m मल्टीप्लाई p, और ये क्या है m मल्टीप्लाई p। ऑब्वियस सी बात है, अब जो m के ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, n मल्टीप्लाई p। इस रूल को याद रख लो, m मल्टीप्लाई n फिर n मल्टीप्लाई p इक्वल टू m मल्टीप्लाई p। और अब देखो यहाँ पे m कितना है 2 और p कितना है 2, यानी कि यहाँ पे जो m का ऑर्डर पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 × 2, यानी कि m का ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में उसने कहा फाइंड द मैट्रिक्स m। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता लग गया कि इसका जो ऑर्डर पेयर है वह 2 × 2 है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरीके से a b c और d लेके चल पाऊंगी, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है जी, अब क्या होगा, आप लोगों के लिए जो करना है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि अब मैट्रिसेस बन गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 4 × a प्लस 2 × c, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग इसके साथ इसको। फिर 4 × b प्लस 2 × d, फिर -1 × a प्लस 1 × c, फिर -1 × b प्लस 1 × d। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये मत कर देना, अगर जैसे ए स्क्वायर कल बता रही थी, ए मल्टीप्लाई ए नहीं करना, जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया, वो गलत वे है। इसी तरीके से करना है, रोज को लेना है कॉलम के साथ, फिर रोज को लेना है कॉलम के साथ, फिर नीचे वाली रो को लेना है, फिर कॉलम के साथ, नीचे वाली रो को लेना है, फिर कॉलम के साथ, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक वे होता है हर चीज को करने का, प्रॉपर वे से करोगे तभी ही एग्जामिनर आपको मार्क्स दे पाएगा, अदरवाइज उसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है मार्क्स देना अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को नहीं अच्छा रखोगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे क्या करेंगे। अब 4a बन गया ये, और यहाँ पे 2c आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4b आ गया, यहाँ पे 2d आ गया, यहाँ पे -a आ गया प्लस c आ गया -b प्लस d, विच इज इक्वल टू 6 0 0 6। चलिए फर्स्ट कैसे बनेगी क्वेश्चन, 4a प्लस 2c इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन।
4b plus 2d equal to 0. This is your second equation. उसके बाद minus a plus c which is equal to 0, minus b plus d which is also equal to 6. ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आप ना इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। जैसे ए और सी वालों को पहले ले लो, फिर बी और डी वालों को ले लो, उससे आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली लग जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट और हमारी ये जो, इसको आप मान लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब फर्स्ट एंड फोर्थ का यूज करके उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो। 4a plus 2c इक्वल टू 6 एंड माइनस a plus c इक्वल टू 0, है ना। अब आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, आप चाहो तो एलिमिनेशन। मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू को निकाल लेती हूँ। जो a की वैल्यू आई वो क्या आ गई मेरे पास, c। जो a की वैल्यू c आई मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। 4a की जगह पे मैं c लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस 2c विच इज इक्वल टू 6, 6c इक्वल टू 6, 6 की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। अगेन हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, वैसे हमें पता है a c के इक्वल है, इसका मतलब अगर c 1 आया तो a भी हमारा कितना आ गया, 1। c और a हमारा कितना आ गया, 1। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने b और d का यूज करना है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या पता लगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस डी, बी मतलब डी के इक्वल है। हमने क्या करा, पुट करा b इक्वल टू डी इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वही थर्ड बी डी वाली 4। अब यहाँ पे b की जगह पे क्या लिख दिया, d लिख दिया, प्लस 2d विच इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास माइनस b प्लस d जो है ना वो हमारे पास 6 है। इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम ये चीज पॉसिबल नहीं है कर सकते। यहाँ पे ऐसे करेंगे, माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस डी, 6 माइनस डी कर देंगे, तो जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 6 प्लस डी, ठीक है। बी की वैल्यू जी ये आ जाएगी, पुट कर दीजिए b इक्वल टू माइनस 6 प्लस डी इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। वैसे आपने पुट वगैरह करके निकाल देनी है। b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 प्लस डी। अब यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, प्लस कितना, 2d विच इज इक्वल टू 0, माइनस 24 प्लस 4d प्लस 2d, 4 और 2 कितना हो गया आपके पास, 6d। यहाँ पे कितना आ गया, 60 इक्वल टू 24, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, डी की वैल्यू 4 आई। अब बी निकालने के लिए इसमें डाल दीजिए, b इक्वल टू माइनस 6 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो ये जो a b c d की वैल्यू है, यही आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन में बताया क्या गया है, उसके अकॉर्डिंगली फाइंड द मैट्रिक्स एम, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एम जो है मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू जो है -2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4। तो इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो देखिए, अब ये जो है, ये क्वेश्चन जो है मैट्रिसेस के हों, चाहे रिफ्लेक्शन के जो हमारा चैप्टर है उसके हों, चाहे आपके ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन के क्वेश्चंस हों, सबको एक अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि चैप्टर्स के अंदर है क्या है, और इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।